कैटाकोलामिन सिंथेसिस, कैटाकोलामाइन सिंथेसिस। अच्छा जी, कैटाकोलामिन में आते कौन कौन से हैं? आप लोगों को पता है माशाल्लाह, एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन, ठीक है? तो ये आता होता है। अब हमने ये देखना है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है? इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी-सी बात बता देता हूँ कि आपके कैटाकोलामिन की जो सिंथेसिस होती है, जो कि एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन की जो सिंथेसिस होती है, वो होती है बेसिकली आपके फिनाइलएलानिन एक अमीनो एसिड से, ठीक हो गया? आप देखें कि फॉर एग्जांपल अब आपने कोई ऐसी खुराक खाई जिसके अंदर फिनाइलएलानिन था। अब फिनाइलएलानिन वाली आपने डाइट यानी कि यूज़ की, वो वाली आपने खुराक खाई और उसके बाद फिनाइलएलानिन आपकी बॉडी के अंदर चला गया। अब जैसे ही फिनाइलएलानिन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद वो क्या-क्या करता है, उससे क्या-क्या बनता है, हम सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है? और इसके बाद जैसे कैटाकोलामिन की पूरी सिंथेसिस हम डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम इसके डिसऑर्डर्स की तरफ आएँगे, ठीक है? तो अभी हम आते हैं फॉर एग्जांपल इसकी सिंथेसिस में। सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि इसकी जो सिंथेसिस करवाता है वो कौन-सा अमीनो एसिड होता है? आपका फिनाइलएलानिन। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी डाइट खाई जिसके अंदर था फिनाइलएलानिन। क्या था आपका? फिनाइलएलानिन था। ठीक हो गया? अब फिनाइलएलानिन जैसे आप लेते हो तो फिनाइलएलानिन आपके एक सब्सटेंस होता है, उसमें ये चेंज हो जाता है। उस सब्सटेंस का नाम होता है टायरोसिन। उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है आपका? टायरोसिन होता है। अब देखें ये टायरोसिन में चेंज हो गया। अब जैसे ये टायरोसिन में चेंज होगा ना फिनाइलएलानिन, तो फिनाइलएलानिन टायरोसिन में चेंज होता है तो यहाँ पर 2 चीज़ों का होना लाज़मी होता है। एक जो चीज़ जिसका होना लाज़मी होता है उसका नाम होता है BH4, ठीक हो गया? और दूसरा जिसका होना लाज़मी होता है वो होता है आपका एक एंजाइम जिसका नाम होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है और BH4 जो होता है, ये फिनाइलएलानिन को आपके टायरोसिन में चेंज कर देता है। अब ये जो टायरोसिन होता है इससे क्या-क्या बनता होता है, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है? तो जो टायरोसिन से बनता है, टायरोसिन जो है ये आगे आपका चेंज होता है मतलब के डोपा के अंदर। टायरोसिन किसके अंदर चेंज होता है? आपके डोपा के अंदर चेंज होता है। अब देखें ये आपका डोपा बन गया टायरोसिन से। अब टायरोसिन से जब डोपा बनेगा तो यहाँ पर आपका एक मतलब कि एंजाइम होता है जो कि टायरोसिन को डोपामीन के अंदर चेंज करता है, डोपा के अंदर चेंज करता है। वो एंजाइम जो कि टायरोसिन को डोपा के अंदर चेंज करता होता है, उस एंजाइम का नाम भी ऐसा ही होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्या नाम है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसका नाम भी होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और ऐसे ही टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है उसने टायरोसिन को किसमें चेंज कर दिया? डोपा के अंदर चेंज कर दिया। अब जैसे ही टायरोसिन को डोपा के अंदर चेंज करता है तो यहाँ पर भी एज अ कोफैक्टर की जरूरत होती है, और यहाँ पर जो कोफैक्टर होगा वो भी BH4 होगा। वो भी कौन सा होगा आपका? BH4 होगा। अब देखिए टायरोसिन एक तो इधर चेंज हुआ, टायरोसिन एक और रास्ता होता है उधर भी जाता है। अब हम देखते हैं कि वैसा कौन सा रास्ता होता है जिसमें टायरोसिन चेंज होता है, ठीक हो गया? अब हम वो रास्ते को देखते हैं। देखें टायरोसिन जो होता है वो आगे का आपका एक रास्ता होता है जिसमें चेंज होता है, उस रास्ते को कहते हैं होमोजेंटिसिक एसिड। क्या कहते होते हैं आपका? होमोजेंटिसिक एसिड। ये आपका होता है जनाब आपका होमोजेंटिसिक एसिड, ये इसमें चेंज होता है। अब टायरोसिन होमोजेंटिसिक एसिड में चेंज होगा, ठीक हो गया? ये कुछ साइकिल रिएक्शंस होते हैं ये इस तरह, लेकिन आपने मेन इंपॉर्टेंट होमोजेंटिसिक एसिड ही याद रखना है कि ये होमोजेंटिसिक एसिड में चेंज हो गया। अब जैसे ही ये होमोजेंटिसिक एसिड में चेंज होगा तो होमोजेंटिसिक एसिड साहब जो है ये आगे चेंज होते हैं, ठीक हो गया? ये आगे एक सब्सटेंस में चेंज होते हैं। ये होमोजेंटिसिक एसिड जिस सब्सटेंस में चेंज होते हैं उसका नाम होता है मिलाइल एसीटो एसिटिक एसिड। मिलाइल एसीटो एसिटिक एसिड, ये इसका नाम होता है, ठीक हो गया? वो सब्सटेंस, वो एंजाइम जो कि मिलाइल होमोजेंटिसिक एसिड को मिलाइल एसीटो एसिटिक एसिड में चेंज करता होता है ना, उस एंजाइम का नाम होता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। इसका नाम क्या होता है? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम, इसका नाम होता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। जो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो होमोजेंटिसिक एसिड को मिलाइल एसीटो एसिटिक एसिड में चेंज करता है। अब ये मिलाइल एसीटो एसिटिक एसिड जो होता है ये आगे चेंज होता है जिसका नाम होता है फ्यूमरेट,
और जो फ्यूम रेट है हम मेटाबॉलिक रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि वो किसमें चेंज होता है, आपका टीसीए साइकिल में चेंज हो जाता है। ठीक है, टीसीए साइकिल में चेंज हो जाता होता है। अभी तक आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये सब्सटेंस बन गए। देखिए, गौर करना है, शाबाश। आपने फिनाइलएलानिन वाली डाइट खाई, फिनाइलएलानिन आपके टायरोसिन में चेंज हुआ, ठीक होगा, विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम व्हिच इज नोन एज द फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और एक सब्सटेंस था जिसका नाम था BH4, उसकी मदद से फिनाइलएलानिन किसमें चेंज हो गया, आपके आपके एक तरह के मतलब के टायरोसिन में चेंज हो गया। अब टायरोसिन जाता होता है मुख्तलिफ रास्तों में। एक तो टायरोसिन से डोपा बनता है, टायरोसिन जब डोपा बनाएगा तो वहां पर जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा टायरोसिन, यानी कि टायरोसिन से जब डोपा बनेगा तो वहां पर जो एंजाइम होगा उसका तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक, और वहां पर जो एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम करता है उसको भी कहते हैं BH4। ठीक हो गया। अब यही जो टायरोसिन होता है ये और रास्ते में भी जाता है, इसी टायरोसिन से बनता होता है होमोजेंटिसिक एसिड। ठीक हो गया, होमोजेंटिसिक एसिड बन गया। अब ये होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है ये जनाब आपका एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक हो गया, क्या नाम होता है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। अब ये होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो होगा ये माइल अलाइल असीटो एसिटिक एसिड में चेंज कर देगा। ठीक हो गया। अब ये माइल अलाइल असीटो एसिटिक एसिड जो होगा ये आगे फ्यूम रेट में चेंज होगा और उससे ये क्या जाएगा, आपका टीसीए साइकिल चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये यानी कि ये मिलाइल असीटो एसिटिक एसिड याद नहीं रहता तो ये इतना ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। आप इधर से होमोजेंटिसिक एसिड को सीधा फ्यूम रेट में चेंज कर सकते हो और फ्यूम रेट से सीधा जनाब आप मतलब के इसको टीसीए साइकिल में लेकर आ सकते हो। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है। अच्छा जी, ये हमने इस तरह कर लिया। अब ये डोपा तो बन गया था, अब हम दोबारा इसी रास्ते में आते हैं कि हाँ जी जनाब डोपा बना। अब इस डोपा से आगे क्या बनता होता है, ठीक होगा। अब ये जो डोपा होता है ये आगे बनाता होता है आपका एक और सब्सटेंस और उसको कहते हैं डोपामीन। क्या कहते हैं, आपका डोपामीन। एक तो डोपा से डोपामीन बना। अब वो क्या चीज होती है जो कि डोपा को डोपामीन में चेंज करती होती है, वो चीज जो कि डोपा को डोपामीन के अंदर चेंज करती होती है वो को फैक्टर जो होता है वो विटामिन B6 होता है। ठीक हो गया, विटामिन B6 होता है। और यहां पर जो एंजाइम होता है उसको कहते होते हैं डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्या कहते होते हैं, यहां पर जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। देखें ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जितने आपने एंजाइम याद करोगे उतना आपको फायदा होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो डोपा को डोपामीन के अंदर चेंज कर देता है। ठीक हो गया। अब ये जो डोपा होता है इससे आगे भी कोई चीज बनती है, इससे क्या बनता है भाईजान, ये हम देख लेते हैं। ये डोपा जो होता है ये आगे आपका सब्सटेंस बनाता है जिसको कहते हैं मेलानिन। क्या कहते होते हैं, आपका मेलानिन कहते हैं। ये जनाब मेलानिन के अंदर चेंज होता है। ठीक हो गया। डोपा जो होता है ये मेलानिन के अंदर चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम व्हिच इज नोन एज टायरोसिनेज। यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है, टायरोसिनेज। ये जो एंजाइम होता है ये चेंज करता है। ठीक हो गया। अभी हम दोबारा फिर इसको आते हैं जनाब, देखते हैं कि क्या ये सीन है। देखें शाबाश, फिनाइलएलानिन वाली आपने डाइट खाई, ये मैं इस वजह से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये याद करने वाले हैं, ये रट्टे वाली बातें हैं। ठीक है, अगर आपको ये एंजाइम और ये चीजें याद रहेंगी तो बहुत फायदा है। फिनाइलएलानिन वाली आपने डाइट खाई, फिनाइलएलानिन से आपका बना टायरोसिन। टायरोसिन कैसे बना, क्योंकि BH4 था और यहाँ पर जो एंजाइम था, देखिए जो ऊपर वाला फिनाइलएलानिन और साथ हाइड्रोक्सिलेज आपने सिर्फ लगाना है। फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से फिनाइलएलानिन टायरोसिन में चेंज हो गया। टायरोसिन जो होता है वो आगे डोपा में चेंज होता है। ठीक हो गया। और जो टायरोसिन को डोपा के अंदर चेंज करता है वो एंजाइम का नाम होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और जो को फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, BH4 ही होता है। ठीक हो गया। अब यही जो टायरोसिन होता है ये आगे भी चेंज होता है, ये आगे चेंज होता है होमोजेंटिसिक एसिड में। ठीक हो गया। होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है ये माइल असीटो एसिटिक एसिड में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, ये इस एंजाइम की मदद से उससे बनता होता है फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट जाता है टीसीए साइकिल के अंदर। ये उधर का सारा हमने डोपा यानी कि आपके टायरोसिन को देख लिया। टायरोसिन से आपका एक हार्मोन भी बनता होता है उसको कहते हैं थायरोक्सिन। इसके साथ आप ये भी लगा दें कि और क्या बनता होता है, आपका थायरोक्सिन भी बन सकता है। यानी कि टायरोसिन आपका 3 जगहों पर चेंज होता है। टायरोसिन से आपका डोपा बनता होता है, टायरोसिन से आपका थायरोक्सिन बनता होता है, टायरोसिन से आपका फ्यूमरेट बनता होता है। ये तीन जो आपके यानी कि एंड प्रोडक्ट है ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखें आगे हमने देख लिया डोपा।
डोपा से बनता होता है आपका डोपामीन, और जो डोपा को डोपामीन के अंदर चेंज करता है वो आपका एक विटामिन होता है, उसका नाम होता है विटामिन बी6, जो कि एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम करता होता है। और जहां पर जो एंजाइम होता है उसको होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक हो गया। अब एक तो डोपा इधर चला गया, एक डोपा और रास्ते में जाता है, जो दूसरे रास्ते में जाता है उसको कहते हैं जनाब मेलानिन। क्या कहते हैं? मेलानिन, यानी कि डोपा से बना मेलानिन। और जो एंजाइम जो कि डोपा से मेलानिन बनाता है उस एंजाइम का नाम होता है टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक हो गया। अभी तक हम इधर आ गए, अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे कि देखें ये डोपामिन से बना नॉरएपिनेफ्रिन। और जैसे हमने आगे सारे रिएक्शंस देखे हैं, हमने देखा था एक एज अ कोफैक्टर होता था और एक एंजाइम होता था। समझ आ रही है? यानी कि साइड वालों को छोड़कर मतलब कि डोपा से जब मेलानिन बना था तब वहां पर कोई एज अ मतलब कि कोफैक्टर नहीं था। ठीक है, वहां पर सिर्फ एंजाइम की हमने बात की। ठीक हो गया। लेकिन जब हमने फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनाया, हमने एंजाइम भी देखा, हमने कोफैक्टर भी देखा। जब हमने टायरोसिन से डोपा बनाया, हमने एंजाइम भी देखा, हमने कोफैक्टर भी देखा। ठीक है, एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज था, कोफैक्टर BH4 था। और जब डोपा से डोपामिन बनाया तब हमने कोफैक्टर था B6, और उसके बाद हमने एंजाइम था डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब डोपामिन से हमने नॉरएपिनेफ्रिन बनाया। डोपामिन से जब नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा तो यहाँ पर जो कोफैक्टर होगा वो विटामिन सी होगा, और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा वो हमको पता होना चाहिए। वो होगा डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्या नाम है? डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है वो डोपामिन को नॉरएपिनेफ्रिन में चेंज करता है। ठीक है, अभी तक हम जनाब आपके नॉरएपिनेफ्रिन में आ गए। अब जैसे डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, डोपामिन एक और रास्ते में भी जाता है। डोपामिन एक और रास्ते में भी जाता है। अब हम देखते हैं कि डोपामिन और किस रास्ते में जाता है, उस रास्ते का नाम देख लें। डोपामिन जिस और रास्ते में जाता होता है, इस रास्ते का नाम होता है जनाब साहब आपका होमोवनिलिक एसिड। क्या नाम होता है? होमोवनिलिक एसिड। इसका नाम होता है होमोवनिलिक एसिड। ठीक हो गया। जो जनाब यहां से इस तरह ये बनाता होता है उसको कहते हैं होमोवनिलिक एसिड। ठीक हो गया जी। अब देखें इससे क्या बना आपका होमोवनिलिक एसिड बना एक। अब हमने आ गया नॉरएपिनेफ्रिन की तरफ दोबारा। नॉरएपिनेफ्रिन से शाबाश क्या सब्सटेंस बनेगा आपका? एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन से आपका क्या बनेगा? आपका एपिनेफ्रिन। और नॉरएपिनेफ्रिन से जब आपका एपिनेफ्रिन बनता होता है तो ये जनाब आपका एक सब्सटेंस होता है जो कि इसको बनाता है, उसको कहते हैं सैम। क्या कहते हैं? सैम। ठीक है, सैम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक तरह की आपने टेंशन अभी नहीं लेनी। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये थोड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा इजी करने में इजी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखें जब आपका नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनता है, अब नॉरएपिनेफ्रिन से भी कुछ बनता होता है। ठीक हो क्या? नॉरएपिनेफ्रिन से भी कुछ बनता होता है, और इसी तरह एपिनेफ्रिन से भी कुछ बनता है। नॉरएपिनेफ्रिन से भी कुछ बनता होता है, और एपिनेफ्रिन से भी कुछ बनता है। अब नॉरएपिनेफ्रिन से क्या बनता है? हमने कहना है कि नॉरएपिनेफ्रिन से बनता होता है नॉरमेटानेफ्रिन। क्या बनता होता है? नॉरमेटानेफ्रिन। मेटानेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन से क्या बनता होता है? मेटानेफ्रिन। देखिए ये नार है ना, ये नार, जहां पर नार एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन से क्या बनता है? मेटानेफ्रिन। तो अगर फॉर एग्जांपल नार एपिनेफ्रिन है तो क्या बनेगा? नार मेटानेफ्रिन। और अगर अकेला एपिनेफ्रिन है तो उधर से क्या बनेगा आपका? सिर्फ और सिर्फ मेटानेफ्रिन। तो अब इधर से क्या बना आपका? मेटानेफ्रिन। ये बन गया जनाब आपका मेटानेफ्रिन। अब जैसे ये मेटानेफ्रिन बनता है, ठीक होगा, ये मेटानेफ्रिन, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गौर करने वाला है। देखिएगा ये जनाब आपका नार एपिनेफ्रिन से जब नार मेटानेफ्रिन बनता है, या फिर एपिनेफ्रिन से जब मेटानेफ्रिन बनता है, इन दोनों के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको कहते हैं कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। COMT इसको कहते हैं, COMT कहते हैं। कोम्ट। क्या कहते हैं? COMT कोम्ट। COMT कोम्ट। अब देखें यहां पर एक और ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब मेटानेफ्रिन और नार मेटानेफ्रिन दोनों एक सब्सटेंस में चेंज होते हैं, उसको कहते हैं वेनिलिल मंडेलिक एसिड। क्या कहते हैं? वेनिलिल मंडेलिक एसिड। समझ आ रही है? उसको क्या कहते होते हैं? वेनिलिल मंडेलिक एसिड। अब मेरी एक बात को शाबाश गौर कीजिएगा। ठीक होगा, ये वाला जो बात है इसको मैं दोबारा एक बार बताने लगा हूं। डोपामिन था, डोपामिन से बना नार एपिनेफ्रिन। ठीक होगा, नार एपिनेफ्रिन से आगे बनता है नार मेटानेफ्रिन। अगर अकेला एपिनेफ्रिन होगा तो वहां से क्या बनेगा आपका? सिर्फ और सिर्फ मेटानेफ्रिन। लेकिन अगर नार साथ लगा हुआ है तो फिर आपने आगे भी नार मेटानेफ्रिन ही लगाना है। अब देखें नार एपिनेफ्रिन है तो नार एपिनेफ्रिन से आपका क्या बनेगा कि जनाब आपका नार मेटानेफ्रिन बनेगा।
ठीक हो गया। और एपिनेफ्रिन से आपका क्या बनेगा, मेटानेफ्रिन बनेगा। और ये किसकी मदद से बनते हैं, कैटाकोल ओ मिथाइल की मदद से बनते हैं। ठीक है, कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज की मदद से बनते हैं। अब ये मेटानेफ्रिन और नार मेटानेफ्रिन ये दोनों क्या बनाते हैं आपका, वेनिलिल मंडेलिक एसिड। ये क्या बनाते होते हैं आपका, वेनिलिल मंडेलिक एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज वाला पॉइंट, बल्कि कंसेप्ट वाला पॉइंट। अब मेरी एक बात को गौर कीजिएगा, शाबाश। आपके एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना, उसके कोर्टेक्स होता है एक, एड्रिनल ग्लैंड का ऊपर का होता है कोर्टेक्स होता है। उसकी जब ट्यूमर हो जाती है जिसको कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर आपके एड्रिनल ग्लैंड या आपके नार एड्रिनल ग्लैंड की प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड या नार एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, हाँ जी, एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन। इन दोनों की प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अब जब नार एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, शाबाश मुझे बताइएगा, उस वक्त आपका नार मेटानेफ्रिन ज्यादा पैदा होगा कि नहीं होगा, उस वक्त आपका मेटानेफ्रिन ज्यादा पैदा होगा कि नहीं होगा, समझ आ रही है। और उस वक्त आपका वेनिलिल मंडेलिक एसिड ज्यादा पैदा होगा कि नहीं होगा, हाँ जी, समझ आ रही है। तो हम ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन फियोक्रोमोसाइटोमा में हम इन्वेस्टिगेशन क्या करते होते हैं, उस वक्त आपका वेनिलिल मंडेलिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होता है। किसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, वेनिलिल मंडेलिक एसिड का लेवल हाई होता है। ठीक होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मतलब के इन सब में, मतलब के देखें, ट्यूमर बनी, ठीक होगा, ट्यूमर बनी, एपिनेफ्रिन नार एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन ज्यादा हुई, एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन से मेटानेफ्रिन और नार मेटानेफ्रिन ज्यादा पैदा हुए, मेटानेफ्रिन और नार मेटानेफ्रिन से आपका वेनिलिल मंडेलिक एसिड ज्यादा हुआ, और यही वेनिलिल मंडेलिक एसिड आपके ब्लड में राइज हुआ, और यही जो ब्लड के अंदर आपके यूरिन से अंदर ज्यादा आया, और यूरिन के अंदर आपका वेनिलिल मंडेलिक एसिड का लेवल भी ज्यादा आ रहा है, आपका मेटानेफ्रिन का लेवल भी ज्यादा आ रहा है, और आपका नार मेटानेफ्रिन का लेवल भी ज्यादा आ रहा है। समझ आ रही है। अब देखें, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके यूरिन के अंदर वेनिलिल मंडेलिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप कहोगे कि यार प्रोडक्शन क्या है आपके एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन की ज्यादा हो रही है। सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। मोस्टली लेवल किसमें ज्यादा होता है, आपका फियोक्रोमोसाइटोमा में, मतलब कि जब वहां पर एक तरह का ट्यूमर बन जाता है उसको कहते होते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, उसमें इसका लेवल जो होता है वो राइज हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है जी, मेडुला के अंदर, एड्रीनल मेडुला के अंदर, सॉरी, एड्रीनल मेडुला के अंदर, कोर्टेक्स का नहीं बल्कि एड्रीनल मेडुला के अंदर, सॉरी, जो आपके मतलब के एपिनेफ्रिन नार एपिनेफ्रिन की जो प्रोडक्शन होती है वो एड्रीनल मेडुला से हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद देखें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो पूछा जाता है वो होता है मेटानेफ्रिन। अगर पूछा जाए ना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वेनिल यानी कि फियोक्रोमोसाइटोमा की, तो आपने बताना मेटानेफ्रिन, एमसीक्यूज। ठीक है। लेकिन लेवल दोनों का बड़ा होता है, वेनिलिन मंडेलिक एसिड का लेवल भी बड़ा होता है, और उसके बाद लेकिन जो एमसीक्यूज आएगा वो क्या होगा, आपका मेटानेफ्रिन का लेवल ज्यादा करेगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है, वो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन के लेवल को ज्यादा करता होता है। ठीक हो गया। तो वो हार्मोन का नाम होता है कोर्टिसोल। क्यों, कोर्टिसोल उस वक्त एक्टिव होता है स्ट्रेस के वक्त। समझ आ रही है। अब मेरी एक बात को शाबाश गौर करना है आप लोगों ने, आप रास्ते में जा रहे हो, आप शेर को देखते हो, आपको एकदम आपका कोर्टिसोल का लेवल हाई हुआ, समझ आ रही है। जैसे कोर्टिसोल का लेवल हाई हुआ, तो कोर्टिसोल और इसके साथ-साथ आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा हो गया, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपकी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करता होता है। मतलब कि आपका एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन इस तरह भी ज़्यादा की, और साथ आपके कोर्टिसोल ने उसको मैसेज दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदा और कर। समझ आ रही है? क्योंकि ये मैकेनिज्म कौन-सा होता है? फाइट एंड फ्लाइट वाला होता है। तो इस वजह से जनाब इसके लेवल क्या होता है? वो ज़्यादा हो जाता है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, फॉर एग्जाम्पल फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज की कमी आ जाए, समझ आ रही है, या BH4 की कमी हो जाए, ठीक होगा। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेज है एक तरह की, जिसमें जनाब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब आपके फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो फिनाइल एलानिन क्या टायरोसिन में चेंज होगा? हाँ जी शाबाश। फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज होगा? नहीं होगा। तो बात क्या बनी कि फिनाइल एलानिन जो है वो जनाब अब आपके टायरोसिन में चेंज नहीं हुआ, बल्कि फिनाइल एलानिन जो है वो आगे ब्लड के अंदर ही बढ़ गया। ठीक हो गया। अब जैसे ही फिनाइल एलानिन ब्लड के अंदर बढ़ता है, समझ आ रही है, ये फिनाइल एलानिन जैसे ही ब्लड के अंदर बढ़ता है, ये फिनाइल एलानिन अब आपके यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। क्या आता है? फिनाइल एलानिन आपके यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है, और इस डिजीज को कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया।
इस डिजीज का नाम क्या है? फिनाइल कीटोन यूरिया। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाँ जी जनाब फिनाइल कीटोन यूरिया क्या होता है। ठीक हो गया, एक हमारी ये डिजीज है फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन सी डिजीज है, किसकी वजह से होती है? मेनली दो वजह है। किसकी वजह से? जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाएगी, ठीक हो गया, या BH4 की कमी हो जाएगी, लेकिन मेनली क्या है? इसकी कमी हो जाएगी। तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज है? फिनाइल कीटोन यूरिया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक हो गया, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और कौन कौन सी डिजीज है देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने बताया था कि होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज इंजाइम, अगर फॉर एग्जाम्पल होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज इंजाइम जो है, समझ आ रही है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ठीक होगा, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होमोजेंटिसिक एसिड से आपका फ्यूमरेट बनेगा? नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो होमोजेंटिसिक एसिड जो होगा वो ब्लड के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक होगा। तो होमोजेंटिसिक एसिड का ब्लड के अंदर डिपॉजिट होने से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं एल-कैप्टोन यूरिया। क्या कहते हैं? एल-कैप्टोन यूरिया, उसका नाम होता है एल-कैप्टोन यूरिया, ठीक होगा जी। अब हमने दो डिसऑर्डर देख लिए। एल-कैप्टोन यूरिया किसकी वजह से होता है? आपके होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। फिनाइल कीटोन यूरिया किसकी वजह से होता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। समझ आ रही है? तो ये अभी हम थोड़े से जो दो डिसऑर्डर्स है ना, ये आपके डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। उसके बाद हम और जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे।